वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर करें। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। 3 कार्य जिन्हें बाबा साहब अधूरा छोड़ गए। जाति का विनाश। शूद्र अतिशूद्र समाज की सबसे बेडेडी कमजोरी जातीय भावना है जो इन्हें संगठित नहीं होने देती। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक सवर्ण इन पर अत्याचार करते हुए सदियों से राज्य कर रहा है। बहुत सारे समतावादी महापुरुषों ने जाति खत्म करने का आंदोलन चलाया, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। ब्राह्मणों ने जिस जाति को आधार बनाकर शूद्र अतिशूद्र को अधिकार वंचित किया, बाबा साहब अंबेडकर ने उसी जाति को आधार बनाकर उन्हें SC, ST, OBC में सूचीबद्ध किया। फिर इन्हें 3 वर्गीय पहचान देकर आरक्षण का अधिकार दिया। फिर तीनों वर्गों को बैकवर्ड का पहचान दिया। जातियों के इस सूचीबद्ध वर्गीकरण के पीछे आरक्षण से ज्यादा बाबा साहब की व्यूहरचना शूद्र अतिशूद्र जातियों को संगठित करना था, ताकि जातियों में बंटा हुआ शूद्र अतिशूद्र समाज राजनैतिक तौर पर वर्गीय ध्रुवीकरण कर सत्ता पर कब्जा कर सके। 2. सत्ता करती जमात। बाबा साहब जानते थे कि भले ही भारतीय संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन जो सवर्ण जन्म आधारित चतुर्वर्णीय व्यवस्था के विशेषाधिकार से सदियों से लाभार्थी रहा है, वह इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। यदि उसके हाथ में सत्ता की बागडोर रहेगी तो वह मनुस्मृति के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। इसलिए बाबा साहब की चाहत थी कि शूद्र अतिशूद्र समाज के हाथों में सत्ता की बागडोर आनी चाहिए, मगर यह तभी संभव है जब शूद्र अतिशूद्र जातियां संगठित होकर एक जमात में परिवर्तित हों। फिर यह जमात अपने बहुसंख्यक वोट की ताकत से सत्ता में पहुंचेगी। अंततः लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले OBC, SC, ST ही संविधान की मूल भावना के अनुरूप सर्व समाज को समान अवसर देकर देश की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जातियों को जोड़कर जमात का निर्माण करना चाहते थे। 3. प्रबुद्ध भारत का निर्माण। देश का इतिहास बहुजन श्रमण संस्कृति और सनातन ब्राह्मण संस्कृति की क्रांति और प्रतिक्रांति का रहा है। बाबा साहब की चाहत थी कि बुद्ध और सम्राट अशोक की बहुजन श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, जो हमारे पुरखों की मूल संस्कृति रही है, जो तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी संस्कृति है, जिसे स्थापित करने के लिए हमें प्रतीकात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत के रूप में चिन्हित किया है। अर्थात ऐसा भारत जिसका हर नागरिक तार्किक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक सोच का हो। निष्कर्ष के तौर पर यदि हम बाबा साहब के संघर्ष की व्याख्या करें तो उन्होंने पहला जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णीय विषमतावादी व्यवस्था को खत्म किया। दूसरा, योग्यता आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्गीय समतावादी व्यवस्था को स्थापित किया। तीसरा, हिंदू धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच, बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर शूद्र अतिशूद्र के लिए नीचता से छुटकारा पाने का रास्ता खोल दिया, ताकि बहुजन श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जा सके। अर्थात इन 3 कार्यों को पूर्ण किया, लेकिन जाति का विनाश, सत्ता करती जमात और प्रबुद्ध भारत का निर्माण अर्थात समय अभाव के कारण इन 3 कार्यों को अपने अनुयायियों के भरोसे अधूरा छोड़ दिए गए। बाबा साहब के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें महिमा मंडित तो बहुत किया, लेकिन उनके अधूरे कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1848 में ज्योतिबा फूले द्वारा शुरू किया गया यह मिशन 1956 में बाबा साहब के परिनिर्वाण के साथ 108 साल तक निरंतर चलते हुए दम तोड़ गया। बाबा साहब का सक्षम उत्तराधिकारी न होने की वजह से 30 वर्ष लंबे अंतराल के बाद मां कांसीराम जी ने इस मिशन को जीरो से पुनर्जीवित किया। लेकिन कांसीराम जी की अपनी पहचान न होने की वजह से मिशन की निरंतरता में 30 वर्ष के अंतराल का फायदा उठाते हुए लोकतंत्र विरोधी मनुवादी ताकतों ने सत्ता पर कब्जा जमाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला कर दिया और बहुजन श्रमण संस्कृति विरोधी RSS ने ब्राह्मण सनातन संस्कृति को हिंदुत्व की RDH में बहुजनों पर थोप दिया।